चलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, राइट। हमने टॉर्ट तो स्टार्ट किया ही था, राइट। टॉर्ट के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था इट वाज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, राइट। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पढ़ा था कि किसी और पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज which terminate in favor of that other and which results in damage to his reputation, personal freedom or property, तो that is called malicious prosecution। बच्चों ये टॉपिक हमारा किस में आया था? बच्चों ये टॉपिक हमारा आया था टॉर्ट्स और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, राइट। पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, उसमें हमने बैटरी डिस्कस किया था कि हम किसी पे फिजिकल फोर्स देते हैं। यस, इफ देयर इज अ फिजिकल फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर, yes, without the consent of lawful justification it is called battery, right। बैटरी के बाद हमने डिस्कस किया था कि बॉडीली हार्म, अगर हम किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं, राइट। अगर हम किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं इट इज कॉल्ड बॉडीली हार्म। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर अगर हम बिना किसी, हम बोलते हैं ना बेगुनाह को सजा मिल गई तो उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर उसको ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ, yes, the person is not liable for the fault but he has been sentenced to false imprisonment, हमने वो चीज डिस्कस करी थी। फिफ्थ हमने किया था malicious prosecution कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड इट इज विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज एंड इट इज कॉजिंग डैमेज टू हिज रेप्यूटेशन, पर्सनल फ्रीडम और प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस शॉक से, राइट। इट इज अ रॉन्ग टू फ्रीडम, यस, नर्वस शॉक। चलो देखते हैं नर्वस शॉक क्या है, राइट। This branch of law is comparatively of recent origin. Earlier, no action could be taken. ये अभी आया है। Earlier, no action could be taken for any mental suffering or emotional disturbance caused by the negligence of the defendant. बच्चों मार्क दिस वर्ड, नेग्लिजेंस ऑफ द डिपेंडेंट, क्योंकि बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें हो सकता है देयर वॉज नो नेग्लिजेंस ऑफ द डिपेंडेंट, तो उस केस में वो नर्वस शॉक नहीं माना जाएगा। तो इट इज अ इंपॉर्टेंट की वर्ड, यू हैव टू मार्क इट दैट ये जो ब्रांच है ये कंपैरेटिवली रीसेंट ओरिजिन की है। पहले इसके अगेंस्ट अगर कोई भी मेंटल सफरिंग या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था until it is caused by the negligence of the defendant. However, it is now recognized, yes, however, it is now recognized that it by reason of an acute shock to the nervous system, the activities of the body are impaired and incapacitated from functioning normally, there is a clear bodily harm, a bodily injury. Yes, हम कहते हैं ये पागल है, right? हम कहते हैं ये आदमी तो बिल्कुल पागल है, इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। वो अगर वो किसी शॉक की वजह से पागल हुआ है तो इट इज अ बॉडीली इंजरी, राइट। तो इसीलिए अभी इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि जो एक्यूट शॉक होता है, कोई एकदम से शॉक मिलता है, इट कॉजेज डैमेज टू द नर्वस सिस्टम एंड बिकॉज इट कॉजेज टू द डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, these activities are impaired. Because of these activities the body is impaired and incapacitated from functioning normally and we can say it is a clear bodily injury. इसलिए अब ये freedom to bodily harm के अंदर include हो गया है, right? It provides relief when a person may get physical injury not by an impact, example, right? इसमें दिया है बच्चों, इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन अ पर्सन मे गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट, एग्जांपल बाय स्टिक, बुलेट और स्वॉर्ड, बट मेरली बाय द नर्वस शॉक। मार्क द वर्ड कि इसके अंदर कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, लेकिन जो पर्सन को हार्म हुआ है इट इज मेरली बाय द नर्वस शॉक थ्रू what he has seen or heard. Causing of nervous shock itself is not enough to make an actionable tort. Some injury or illness must take place as a result of the emotional disturbance, fear or sorrow. सिर्फ एक nervous shock is not sufficient कि उस बंदे ने कोई actionable tort किया है। उस nervous shock से कोई injury होनी चाहिए, कोई illness होनी चाहिए, या it must take place as a result of the emotional disturbance, fear or sorrow, right? देखो example क्या है बच्चों, the dependent by way of
Practical joke informed the plaintiff that her husband had his leg broken in an accident. The plaintiff got a nervous shock and became seriously ill. Held the defendant was liable. क्या हुआ बच्चों? ए कोई भी पर्सन था, इसके पास टेलीफोन आया. इसके पास क्या आया? टेलीफोन आया. एक्सीडेंट ऑफ योर हस्बैंड, राइट. जैसे ही वाइफ ने ये सुना, शी गॉट अ नर्वस शॉक. वो शॉक में आ गई. ना वो कुछ बोली, ना उसने कुछ किया, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं. When we hear something, we give some reaction to it. But एक जो ए थी, जो वाइफ थी, उसको ऐसा शॉक लगा कि she was not able to speak anything. This is called nervous shock, though it was a joke. उसके किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने या XYZ पर्सन ने उसके साथ प्रैंक खेला था. But because of this prank, she got a nervous shock. So the XYZ person, the XYZ person, this XYZ person can be a stranger, can be a relative, can be a friend, or anybody, or anybody is liable for the tort. This is a tort and the XYZ person is liable. तो बच्चों इसके अंदर नर्वस शॉक के अंदर कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है? चलो देख लेते हैं. दो चीजें बच्चों ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, देयर शुड बी शॉक. कोई शॉक होना चाहिए. सिर्फ शॉक से काम नहीं चलेगा. देयर शुड बी डैमेज. हमने जो टॉर्ट पढ़ा था, देयर शुड बी लीगल डैमेज. इसी वजह से अगर कोई नर्वस शॉक हुआ है तो देयर शुड बी डैमेज, राइट. देयर शुड बी, वहां पे डैमेज होना चाहिए, तभी वो नर्वस शॉक अंडर टॉर्ट कहलाएगा. एंड इट द पर्सन हु हैज डन दिस विल बी हेल्ड लायबल. तो बच्चों ये था हमारा नर्वस शॉक. नेक्स्ट आता है हमारा नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस मतलब लापरवाह होना, राइट. नेग्लिजेंस मतलब लापरवाह होना. देखते हैं क्या है. The word negligence refers to the breach of a legal duty to take care which results in damage to the plaintiff. ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी. हम बोलते हैं ना, अरे ये बहुत नेग्लिजेंस वाला बंदा है, बहुत लापरवाह, इसको अगर कोई काम दो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करता है, राइट. उसके पार्ट पे बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस होते हैं, तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट पर्सन. इफ वी गो टू द लीगल पार्ट, इफ वी कम टू द लीगल पार्ट, द वर्ड नेग्लिजेंस रेफर्स टू द breach of legal duty to take care which results in, क्या होगा, which results in damage to the plaintiff. Negligence is the absence of reasonable care to be taken. बच्चों हमने बोला ना बहुत लापरवाह है, इसको कुछ भी काम दो ये ढंग से नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसमें उसका ध्यान नहीं होता है, राइट. सो negligence is the absence of reasonable care to be taken. अब क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जब हम किसी एक्ट को नेग्लिजेंस कहते हैं, राइट. इन एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस द प्लांटिफ मस्ट प्रूव द फॉलोइंग 3 points. चलो, द प्लांटिफ मस्ट प्रूव द फॉलोइंग 3 points. दैट देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ओड बाय द डिफेंडेंट टू द प्लांटिफ. वहां पे डिफेंडेंट की तरफ से प्लांटिफ को कोई लीगल ड्यूटी थी, तो देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी, राइट. There must be existence of a legal duty. Second, उसका breach होना चाहिए. There had a breach of that duty by failure of the defendant to take care such a reasonable man would have taken. And third, ये जो breach of duty हुई है, the plaintiff has suffered a damage. तो बच्चों 3 हमारे पास नेग्लिजेंस के पॉइंट्स है. क्या क्या एलिमेंट्स है, चलो एक बार हम छोटा सा नोट बना लेते हैं. नेग्लिजेंस के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है. सबसे पहला एलिमेंट है बच्चों आपका कि कोई लीगल ड्यूटी होनी चाहिए. किसकी? डिफेंडेंट की. डिफेंडेंट की टूवर्ड्स प्लांटिफ. डिफेंडेंट की होनी चाहिए टूवर्ड्स प्लांटिफ, राइट. उसके बाद लीगल ड्यूटी तो है. लीगल ड्यूटी आया तो देयर वाज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी. देयर शुड बी ब्रीच ऑफ ड्यूटी. सिर्फ ब्रीच ऑफ ड्यूटी से काम नहीं होगा, वहां पे डैमेज भी होना चाहिए.
वहां पे डैमेज भी होना चाहिए। तो बच्चों ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। अगर ये तीनों एलिमेंट्स किसी भी एक्ट के अंदर प्रेजेंट है तो दैट एक्ट विल बी सेड एज नेग्लिजेंस। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। Examples of the connotation of the word duty in this context। अब हमने पढ़ा कि यहाँ पे breach of legal duty होना चाहिए। क्या है legal duty, देखते हैं क्या क्या examples हैं। Duty of care to pedestrians and other road users while driving a vehicle। राइट आप व्हीकल चला रहे हो, आगे पैदल चल रहा है आदमी, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई दैट पर्सन डज नॉट हैव अ राइट टू वॉक ऑन द रोड। यस यू हैव टू टेक केयर कि आप जब ड्राइविंग कर रहे हो तो जो पैदल चल रहे हैं लोग उनका एक्सीडेंट नहीं हो। सेकेंड, डॉक्टर्स ड्यूटी टू हिज पेशेंट्स। राइट, डॉक्टर्स ड्यूटी टू हिज पेशेंट्स। हम हॉस्पिटल गए, हमने कहा डॉक्टर सो एंड सो वी हैव अ प्रॉब्लम, डॉक्टर बोलता है देखते हैं। सो व्हाट ही इज डूइंग द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ही इज डूइंग द ब्रीच ऑफ हिज लीगल ड्यूटी। उसका लीगल ड्यूटी क्या है? उसका लीगल ड्यूटी ये है बच्चों की उसको आपका प्रॉब्लम सुन के उसको क्योर करना है, उस बीमारी को क्योर करने के लिए सोल्यूशन देना है। राइट, सो अगर डॉक्टर पेशेंट को देखने से मना कर देता है दैट मीन्स डॉक्टर इज ब्रीचिंग हिज लीगल ड्यूटी। सो हियर ड्यूटी मीन्स कि बाय लॉ, यस बाय लॉ अगर कोई ड्यूटी है और वो ड्यूटी नहीं की गई है पूरी, सो दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। राइट, अब आता है बच्चों एक मैक्सिम है, कंसेप्ट ऑफ रेस इप्सा लोक्विट्यूड। यस, ये क्या कहता है? इट मीन्स द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कोई भी चीज उसके लिए अपने आप के लिए बोलती है। क्या है देखो, द जनरल रूल इज दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस लाइज ऑन द प्लेंटिफ। राइट, लाइज ऑन द प्लेंटिफ। अगर आज आप एक कार चला रहे हो, ठीक है, आज आप एक कार चला रहे हो और आपने एक आदमी को टक्कर मार दी, तो आदमी को प्रूफ, जिसको टक्कर मारी है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि सो XYZ कार ने मुझे टक्कर मारी है। यस, जब आप पुलिस में जाओगे तो जिसको टक्कर लगी है दैट पर्सन हैज टू प्रूफ कि XYZ कार से मेरी टक्कर हुई है, इसने मेरा एक्सीडेंट किया है। राइट, there are however certain cases where the plaintiff is not required to prove negligence. Right, certain cases where plaintiff is not required to prove negligence because the accident speaks for itself, that is the facts are strongly in favor of negligence on the part of defendant. The plaintiff has simply to show that the accident occurred. Right, चलो देखते हैं क्या है। X कोई भी बंदा है and he is driving a car. Yes, what he is doing? He is driving a car. बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा है, पीछे पुलिस सिग्नल भी तोड़कर आया है। राइट, चलो पुलिस सिग्नल भी तोड़कर आया है। राइट, अब ये जा रहा है, अचानक इसके सामने, अचानक नहीं, आगे का आदमी जा रहा है, एक्स ने इसका एक्सीडेंट कर दिया, एक्स ने इसका एक्सीडेंट कर दिया and in that accident this person got seriously injured. Yes, in that accident this person has got seriously injured. अब यहाँ पे जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट जो उसकी कंडीशन है आदमी की, वो खुद प्रूव करेगा कि ये एक्सीडेंट XYZ से हुआ है, इसमें इस पर्सन की कोई गलती नहीं थी। सो दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम सेज, रेस इप्सा लोक्विट्यूड, दैट इज द थिंग स्पीक्स फॉर itself. Right, it is an exception to the rule. हम बोलते हैं कि burden of proof of negligence plaintiff के ऊपर होता है, plaintiff has to prove कि defendant के part पे negligence था, but this is an exception to that rule. Right, this is an exception to that rule. This maxim is exception to the rule. So बच्चों यहाँ पे multiple choice question बनता है कि which of the maxim is an exception to the rule that the burden of proof of negligence lies on the plaintiff. So the maxim is res ipsa loquitur, that means the thing speaks for itself. I hope ये आपको clear हुआ होगा। चलो, the following defenses are available to defendant in an action against negligence. अब केस फाइल हुआ, टक्कर मार दी, राइट, टक्कर मार दी, केस फाइल हुआ, अब डिफेंडेंट के पास क्या क्या उसको अपने आप को बचाने के लिए रेमेडीज है, देखते हैं। Denial by the defendant that he owed any duty to the plaintiff.
डिफेंडेंट ने मना कर दिया कि मेरी प्लेंटिफ की तरफ कोई ड्यूटी बनती है. डिनाइल बाय द डिफेंडेंट ऑफ फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर एंड वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. राइट. चलो अब आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. This is a defense in which the defendant has to prove that the plaintiff failed to take reasonable care of his own safety and that was contributing factor to the harm suffered by the plaintiff. Right? देखो क्या हुआ बच्चों. X जो है यहाँ पे आपकी जीब्रा क्रॉसिंग है. राइट. यहाँ पे आपकी जीब्रा क्रॉसिंग है और यहाँ पे Y है. राइट. वो कार में है. वो क्या है? वो कार में है. अच्छी कार नहीं है आई नो, पर वो कार में है. राइट. यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों जो यहाँ पे सिग्नल होता है. राइट. उसमें एक पेडेस्ट्रियन का भी सिग्नल होता है और जब वो सिग्नल रेड होता है तो पेडेस्ट्रियन हैज टू स्टॉप एंड द जो व्हीकल्स होते हैं उनको मूव करना होता है. राइट. अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्स खड़ा हुआ है और पेडेस्ट्रियन का जो सिग्नल है वो रेड है. दैट मीन्स एक्स को यहीं पर ही रुकना है, लेकिन एक्स ने सोचा मैं निकल जाऊंगा एंड ही रश्ड और वाई ने देखा कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का सिग्नल रेड है, यानी कि उसे जाने की परमिशन है और उसने कार चला दी. यहाँ पे एक्स आया एंड वाइज कार हिट एक्स. यस, वाइज कार हिट एक्स. तो क्या बच्चों यहाँ पे डिपेंडेंट एक्स ने वाई के अगेंस्ट केस फाइल किया. यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है? प्लेंटिफ एक्स है, क्योंकि प्लेंटिफ इज अ पर्सन हु सफर्स. और डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट वाई है बच्चों. राइट. डिपेंडेंट वाई है बच्चों. तो यहाँ पे एक्स ने वाई के अगेंस्ट केस फाइल किया. तो क्या वो फाइल कर सकता है? करेगा तो भी केस हार जाएगा. क्यों हार जाएगा? बिकॉज एक्स हैज नॉट टेकन अ रीजनेबल केयर. देयर वाज अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एक्स. वाई बोलेगा अरे यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का सिग्नल रेड था तो भी तुम जानबूझ के यहाँ से तुमने क्रॉस किया, एंड एक्स विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस एक्सीडेंट. सो दिस इज व्हाट this contributory negligence is saying. What it is saying, this is a defense in which the defendant has to prove that the plaintiff failed to take reasonable care of his own safety and that was contributing factor to the harm suffered by the plaintiff. For example, a pedestrian crosses a road negligently and is hit by a driver who was driving negligently. Since the pedestrian has also contributed to the accident, they may be barred from complete and full recovery of damage from the driver because the accident was less likely to occur if it weren't for the failure to keep a proper lookout. अगर X ने यहाँ पे ध्यान से देखा होता कि पेडेस्ट्रियन का जो सिग्नल है वो रेड है तो ये एक्सीडेंट ही नहीं होता. Y को नो डाउट देखना चाहिए था कि X सामने आ रहा है, लेकिन देयर वॉज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एक्स ऑल्सो. तो यहाँ पे एक्स वाई से फुली कंपनसेशन नहीं ले सकता है. राइट. सो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जिसमें नेग्लिजेंस दोनों पार्टीज की होती है. राइट. हमने नॉर्मली नेग्लिजेंस में ये पढ़ा है कि जो डिपेंडेंट होता है उसके पार्ट पे नेग्लिजेंस होता है, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस दोनों पार्टीज के पार्ट पे होता है. राइट. चलो ये हमने बात करी नेग्लिजेंस में बच्चों हमने ये पढ़ा कि अगर किसी की लीगल ड्यूटी है एंड देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, yes there is a breach of duty because a reasonable care has not been taken, it is known as negligence. फिर हमने पढ़ा बच्चों की नेग्लिजेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए कि कोई भी एक्ट नेग्लिजेंस कहलाएगा. द फर्स्ट की कोई लीगल ड्यूटी एग्जिस्ट करनी चाहिए. सेकेंड देयर शुड बी द ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड थर्ड उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से प्लेंटिफ को कोई डैमेज हुआ है. राइट. हम ये बात करते हैं कि नेग्लिजेंस के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ के ऊपर होता है. लेकिन एक मैक्सिम है. राइट. लेकिन एक मैक्सिम है जो इस रूल का एक्सेप्शन है एंड दैट मैक्सिम इज कॉल्ड रेस इस्पा लोक्यूचुअर. ये क्या कहता है कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है कि गलती किसकी थी. राइट. अब क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल थे हमने वो पढ़ा कि ऑन द पार्ट ऑफ द
डिफेंडेंट उसके पास क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल है कि वो अपने आप को बचा सके। सबसे पहले डिफेंस अवेलेबल है कि डिफेंडेंट ये बोलेगा कि मेरी प्लांटिफ की तरफ कोई ड्यूटी नहीं बनती है, मैंने सारी केयर, रीजनेबल केयर ली थी। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जिसमें नेग्लिजेंस दोनों पार्टीज की होती है, राइट। चलो 8th हमारा आता है बच्चों न्यूसेंस। यस 8th हमारा आता है न्यूसेंस। Nuisance as a tort means an unlawful interference with a person's use or enjoyment of land or of some right over or in connection with it. Yes, example है public nuisance और private nuisance, right? चलो देखते हैं। एक घर है, राइट, एक है तो छोटा सा ही घर, आज छोटा घर ले लेते हैं, ठीक है। चलो एक घर है, यहाँ पे बैचलर्स रहते हैं, ठीक है। दिस घर हैज बीन रेंटेड टू बैचलर्स एंड दिस घर इन द लोकेलिटी की आसपास बहुत सारे घर हैं, उसके आसपास बहुत सारे घर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, राइट, बहुत सारे घर है। एंड एवरी नाइट ये जो बैचलर्स है, दे यूज टू प्ले लाउड म्यूजिक, यस दे यूज टू प्ले लाउड म्यूजिक एंड व्हेन नेबर्स आस्क देम टू लोअर डाउन द म्यूजिक, वो उनके साथ बदतमीजी करते हैं या उनकी बात नहीं मानते हैं। सो दिस इज कॉल्ड न्यूसेंस, राइट, दिस इज कॉल्ड न्यूसेंस। न्यूसेंस एज अ टॉर्ट मीन्स, yes, nuisance as a tort means unlawful interference with a person's use or enjoyment of land or of some right over or in connection with it. अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? स्मोक, फ्यूम, स्मेल, हीट इंटरफेयरिंग विद द हेल्थ ऑफ द अदर्स, जहां पे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग एरिया, स्टिल पीपल आर स्मोकिंग देयर, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, स्टिल दे आर नॉट स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग, दैट इज कॉल्ड न्यूसेंस, राइट। अब न्यूसेंस भी बच्चों दो तरीके की हो सकती है, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है देखते हैं। It is an act or omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people who occupy property in the vicinity। जो हमने यहाँ पे लिया कि इस घर में बैचलर्स रहते हैं एंड एवरी नाइट ये बैचलर्स बहुत तेज म्यूजिक, लाउड म्यूजिक चलाते हैं टिल लेट नाइट एंड नेबर्स के कहने पर भी दे डोंट स्टॉप दैट, दिस इज कॉल्ड पब्लिक न्यूसेंस, राइट। It also includes nuisance which endangers the health, safety or comfort of the public. To make nuisance an actionable tort, it is essential that the following factors coexist. किसी भी एक्ट को हम न्यूसेंस कब कहेंगे? जब ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी या ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्या क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहले एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, वो रॉन्गफुल एक्ट से इंजरी या डैमेज होना चाहिए या लॉस होना चाहिए कॉज्ड बाय सच एक्ट टू अनदर। ये जो इंजरी होनी चाहिए वो डायरेक्ट होनी चाहिए एंड द इंजरी मस्ट बी शोन टू बी ऑफ अ सब्सटेंशियल कैरेक्टर एंड नॉट फ्लीटिंग। चलो देखते क्या एग्जांपल है। In a locality, there was a chapel whose bells kept ringing all the time without a break. This caused nuisance to the residents of the locality. The court ordered the chapel to ring bell only at specified timings. जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। बच्चों सबसे पहले क्या है? wrongful act है। wrongful act क्या है? They are playing, yes, they are playing sound or music. They are playing music till late night. This is the wrongful act, right? This is the wrongful act. Second essential element क्या कह रहा है बच्चों? Injury and damage or loss, inconvenience caused by act. Yes, there is a injury. क्यों? क्योंकि आसपास वालों को प्रॉब्लम हो रही है, डैमेज हो रहा है, right? चलो सच इंजरी मस्ट बी डायरेक्ट ही है, आसपास के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एन इंजरी मस्ट बी शोन टू बी ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर। यस, द पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप, द पीपल, इट इज अफेक्टिंग देयर हेल्थ, तो इट इज ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर। ये तो हमने बात करी बच्चों पब्लिक न्यूसेंस की। अब आता है आपका प्राइवेट न्यूसेंस। अ प्राइवेट न्यूसेंस इज सम अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ मैन्स प्रॉपर्टी causing damage to the property of another or some unauthorized interference with the property of another causing damage but not amounting to trespass. Trespass is not a public nuisance, it is a tort. हमने पढ़ा था कि trespassing is a tort but it is not a nuisance. चलो क्या क्या है?
essentials of private nuisance. There must be interference with the use or enjoyment of land or some right over. Yes. The plaintiff must show title to the thing to which the nuisance is alleged to be caused, right? And the act complained of must result in damage to the plaintiff. So these are the three essential elements which leads to a private nuisance. तो बच्चों हमने न्यूसेंस डिस्कस किया. न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस वो होता है, वो टॉर्ट होता है, राइट? न्यूसेंस इज दैट कॉज that tort which interferes with the person's use of enjoyment of land. एग्जाम्पल जैसे स्मोक हुआ, स्मेल हुआ या फ्यूम्स हुआ विच अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द अदर्स. न्यूसेंस हमने दो टाइप के पढ़े, दैट इज द पब्लिक न्यूसेंस एंड द प्राइवेट न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस वो होता है जिससे कॉमन इंजरी या डैमेज होता है. क्यों? बिकॉज टू द पीपल हु ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी. एंड प्राइवेट न्यूसेंस अगर किसी आदमी की प्रॉपर्टी गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, दैट इज अ प्राइवेट न्यूसेंस. कैसे? देखो, ये एक्स है, राइट? ही ओन्स अ लैंड हेयर. उसने एक बाउंड्री भी बना रखा है सो दैट नोबडी कैन एंटर इनटू हिज प्लॉट. अब वाई जो है उसका यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, राइट? उसका घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो व्हाट ही डिड, ही ब्रोक दिस वॉल. Yes, he broke this wall and जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान था, whether that concrete, cement, उसने X के प्लॉट पे रखी हुई है. And X when came to see the plot, he asked Y to remove all the things, but Y did not. This is called private nuisance, right? This is called private nuisance. चलो, हमने न्यूसेंस भी पढ़ा. अब नेक्स्ट आता है बच्चों डिफेमेशन. यस, नेक्स्ट आता है बच्चों डिफेमेशन. अगर एक्स एक पब्लिशर है, रिमेंबर हमने एक एग्जांपल लिया था, एक्स एक पब्लिशर है, वाई एक रेप्यूटेड ऑथर है. एक्स ने अपनी मैगजीन के अंदर वाई के अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल वाई गॉट डिफेम्ड. उसका इमेज खराब हुआ, उसका रेप्यूटेशन खराब हुआ. दिस इज कॉल्ड डिफेमेशन. चलो देखते हैं. Defamation is the act of lowering down the reputation of a person in the eyes of public, right? X के एक आर्टिकल से, X ने जो आर्टिकल पब्लिश करा अपनी मैगजीन के अंदर, उस आर्टिकल की वजह से Y की रेप्यूटेशन खराब हो गई in the eyes of public. Reasonable, prudent or right thinking members of the society by way of words, gestures, pictures, paintings and caricatures. The term defamation is a generic expression and includes libel and slander. Yes, sorry, it's not libel, it's libel. Yes. लिबल क्या होता है बच्चों? लिबल एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट होता है दैट मेड इन सम परमानेंट एंड विजिबल फॉर्म. जो एक्स ने, यस, डिफेमेशन हम एक जेनेरिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक लिबल होता है, एक स्लैंडर होता है. लिबल क्या होता है बच्चों? कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो परमानेंट या विजिबल फॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड लिबल. फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने जब वो आर्टिकल पब्लिश किया मैगजीन के अंदर, तो क्या वो मैगजीन से वो आर्टिकल हट सकता है? वो पब्लिश हो चुका है, पब्लिक के पास जा चुकी है मैगजीन. तो now whether the article can be removed or not, ma'am, that article cannot be removed, so it is a libel. A libel is a defamatory statement made in some permanent and visible form. Example, writing, picture, printing, statue, etc. Slander क्या होता है? A slander is a defamatory statement made by spoken words tending to injure the reputation of another. Thus, libel is defamation addressed to eyes and slander is defamation addressed to ears. Right? अब slander क्या होता है बच्चों? Spoken words से जिसने किसी की रेपुटेशन खराब कर दी हो, राइट? जिसने किसी की रेपुटेशन खराब कर दी हो. आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, साइड में एक छोटा सा कार्टून आता है रिलेटेड टू अपने पॉलिटिक्स से या जो भी करंट इशू चल रहा होता है, राइट? जो भी करंट इशू चल रहा होता है उससे रिलेटेड एक कार्टून आता है. सो दैट इज
that is libel, क्योंकि it is in writing, it is in picture, it is printing, it is a statue. Slander जब आप words के थ्रू, जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हो या किसी के बारे में कुछ लिखते हो, that is called slander. So जो libel होता है that is defamation addressed to eyes, क्योंकि पिक्चर्स तो आप देखते ही हो, और जो स्लैंडर होता है that is defamation addressed to ears, क्योंकि आप वर्ड्स सुनते हो, राइट? चलो, अब डिफेमेशन के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए? जो स्टेटमेंट हो वो मस्ट बी डिफेमेटरी होना चाहिए. A defamatory statement is one which tends to lower a person in the estimation of right thinking members of society. और उसके अंदर प्लेंटिफ की तरफ इशारा होना चाहिए. डिफेमेटरी स्टेटमेंट तो हम किसी के बारे में भी दे सकते हैं. यहाँ पे एक्स ने वाई का पर्टिकुलरली नाम लेके आर्टिकल छापा है, तो इट इज रेफरिंग टू द प्लेंटिफ. वाई ने अगर एक्स के अगेंस्ट केस फाइल किया है, राइट, वाई ने अगर एक्स के अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो वाई इज अ प्लेंटिफ, तो इट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ. अगर जनरल है तो इट विल नॉट इफेक्ट, लेकिन अगर वो प्लेंटिफ को इफेक्ट कर रहा है तो दैट इज डिफेमेशन, राइट? The statement must be published. Publication does not mean that the defamatory matter must be published in newspaper or a magazine. Publication means the defamatory matter is made known to some person other than the person defamed. सिर्फ मैगजीन, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, प्लीज मार्क कर लेना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकता है कि क्या डिफेमेटरी सिर्फ न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करने से ही होता है क्या? सो द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज डिफेमेटरी मैटर अगर हम किसी पर्सन को भी बताते हैं, राइट, अगर हम किसी पर्सन को किसी के अगेंस्ट कुछ बताते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ डिफेमेटरी मैटर, right? So it is an important point. Please mark it down कि publication does not mean that the defamatory matter must be published in newspaper or magazine. Publication means the defamatory matter is made known to some person other than the person defamed. क्या क्या examples हैं? Following are examples of publication. A tells B in the presence of C that B is a rogue, right? A writes a defamatory letter about B, who is blind, and posts it to him in a sealed cover, knowing well that his wife has to read it for him. Right? चलो, हमने बात करी डिफेमेशन की. अब जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन हुआ है, राइट, जो प्लेंटिफ है, उसके पास क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल है वो देखते हैं. ट्रुथ. If the alleged defamatory statement is substantially true, even though some details may be untrue, the defendant has complete defense in his civil cases, right? अगर किसी के बारे में हमने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है एंड थ्रू सोर्सेज इट कम्स टू द नॉलेज की वो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमने आर्टिकल में पब्लिश करी है वो ट्रू है, येट कुछ इधर उधर की मिर्च मसाला तो हर कोई लगाता है, यस. तो अगर वो वाला स्टेटमेंट सब्सटेंशियली ट्रू है, उसका जो मेन सोर्स है, उसका जो मेन इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है, सो इन दैट केस जो डिफेंडेंट है ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल. सेकेंड, फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट. A fair and bona fide comment on matter of public interest does not attract any liability unless it is written maliciously, right? Privilege. When a person stands in such a relation to the facts of the case that he is justified in saying or writing that would be slanderous or libellous in the case of anyone else, he is said to have a privilege. Yes, जैसे हमारे मीडिया वाले, they have a privilege. They stand in such a relation of the facts of the any case that it is justified for them to slander, libellous in any case of anyone else. So they have this privilege. They cannot be held liable for such thing. Yes, अब देखो बच्चों, privileges भी दो टाइप्स की होती है, absolute privilege और qualified privilege. Absolute privilege क्या होती है देख लेते हैं. In matters of absolute privilege, no action lies. No action lies for a defamatory statement, even if it is false and is made maliciously and out of improper motives. Example देखो. Article 105 subsection 2 of the Indian Constitution states that no action lies for statements made by members of either House of Parliament in their places in the houses, however injurious they may be to the interest of third persons. Article 105 sub 2 क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि अगर
किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर ने पार्लियामेंट में कुछ कहा है, यस पार्लियामेंट में कुछ भी कहा है, दैट विल नॉट लीड टू डिफेमेटरी, किसी के अगेंस्ट भी कहा है। हम देखते हैं जितनी भी पार्लियामेंट की वो आती है, राइट, तो उसके अंदर जो भी लोग मेंबर्स बोलते हैं दे विल नॉट बी रिगार्डेड एज डिफेमेशन। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज उनको क्यों है? बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। अब क्वालिफाइड प्रिविलेज, when a person makes a statement in order to protect his own interest which may be defamatory when any other person makes the same statement। अगर कोई पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है, यस क्यों स्टेटमेंट दिया है? ताकि वो खुद बच सके, भले ही वो अगर कोई और बंदा उस स्टेटमेंट को देता तो वो डिफेमेटरी कहलाता है, लेकिन अगर किसी पर्सन ने अपने आप को बचाने के लिए कोई स्टेटमेंट दिया है, सो दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड प्रिविलेज। देखो एग्जांपल, एन एम्प्लॉयर टेल्स हिज एम्प्लॉय नॉट टू सप्लाई particular client because he believes that the client has no intention to pay for the goods. The employer is protected by qualified privilege as he made the statement to protect his own interest, right। देखो क्या हुआ, X is a employer, yes owner है, right, and here Y is the employee, yes Y is employee and C जो है वो client है, yes। पहले X and C were having good relations, but कुछ हुआ कि C ने X को पैसा नहीं दिया, C ने X को पैसा नहीं दिया, तो X ने क्या बोला Y को, don't give goods to C, don't give goods to C। क्यों? क्योंकि उसने पहले भी धोखा दिया है और अभी भी धोखा दे सकता है। सो वी कैन नॉट बियर द लॉस, क्योंकि जो गुड्स सी को जाते हैं वो बल्क में जाते हैं और अगर वो हमको पेमेंट नहीं करेगा तो आर कंपनी माइट फेस ह्यूज लॉस, राइट, आर कंपनी माइट फेस ह्यूज लॉस। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर एक्स का यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है कि वो अपनी कंपनी को लॉस से बचा रहा है, तो जब एक्स ने सी के अगेंस्ट कुछ बोला है कि वो सो एंड सो पर्सन है, वो धोखा देता है, वो पेमेंट टाइम पे नहीं करता है, सो इस केस के अंदर डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, एक्स विल नॉट बी हेल्ड लायबल। लेकिन अगर वही चीज कोई ए बी सी पर्सन कहता तो शायद वो डिफेमेशन माना जाता। क्यों? क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट में नहीं था, वो उसके कंपनी के लिए नहीं था, राइट। सो दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइड प्रिविलेज। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रिविलेज पढ़ा। प्रिविलेज में ये पढ़ा कि जब कोई पर्सन किसी ऐसे रिलेशन में होता है जो जस्टिफाइड होता है, राइट, जस्टिफाइड होता है for the slanderous or libelous in case of anyone else, it is called a privilege। privilege के दो टाइप देखे बच्चों, absolute privilege या qualified privilege। absolute privilege वो होता है जिसके अंदर डिफेमेटरी अगर स्टेटमेंट दे भी दिया है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द पोजीशन द पर्सन इज होल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कि मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर कुछ बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, राइट, अगर वो कुछ बोल रहे हैं और वो किसी थर्ड पर्सन की इमेज को इफेक्ट करता है तो नो एक्शन विल बी टेकन फॉर सच अ स्टेटमेंट। सेकेंड हमने पढ़ा बच्चों क्वालिफाइड प्रिविलेज। क्वालिफाइड प्रिविलेज के अंदर अगर कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो नो एक्शन विल बी टेकन। अगर वही कुछ स्टेटमेंट कोई थर्ड पर्सन दे रहा होता तो इट विल लीड टू डिफेमेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफेमेशन पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रेसपास। ट्रेसपास हमने पढ़ा कि कोई किसी की प्रॉपर्टी में चला गया, राइट, कोई किसी की प्रॉपर्टी के अंदर चला गया एंड दैट पर्सन इज नॉट गोइंग फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। ओके, चलो देखते क्या है। It is an unlawful intrusion that interferes with one's person or property। पढ़ा था, याद है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि X जो है उसका बहुत बड़ा घर है, दो चिमनी है उस घर में, यस, दो चिमनी है उस घर के अंदर, राइट, एंड उस बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा उसने Y को दे रखा है। एंड when X went out for few days, Y ने क्या किया, जो X के हाउस की ओनरशिप थी, X के हाउस की जो ओनरशिप थी वो अपने नाम करवा ली, या ओनरशिप नहीं भी करवाई है तो इलीगल तरीके से घर को ले लिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेसपासिंग।
यही डेफिनेशन कह रही है कि इट इज एन अनलॉफुल इंट्रूजन दैट इंटरफेयर्स विद वंस पर्सन और प्रॉपर्टी. Trespass specifically is a negligent, yes, it is specifically a negligent or intentional act made by an individual that causes injury to another person or his or her property without lawful justification, no matter how slight. राइट यहाँ पे y का इंटेंशनल, यहाँ पे y का इंटेंशन था कि जैसे तैसे करके मैं x का ये बड़ा सा घर अपने नाम करवा लूं. सो इट इज एन अनलॉफुल इंटेंशन. उसने इससे क्या हुआ, एक्स को इंजरी हुई, एक्स को लीगल डैमेज हुआ और इस लीगल डैमेज के लिए उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है. The use of the term injury here means a violation of one's right and not necessarily actual physical harm or loss. एक राइट, एक्स का राइट था, उसका ओनरशिप राइट था, वो यहाँ पे वायलेट हुआ है. भले ही उसे वाई ने फिजिकल हार्म नहीं किया है, पर एक्स का यहाँ पे जो लीगल राइट था वो वायलेट हुआ है. Trespass in law of torts may be constituted in two major forms. अब क्या क्या किस फॉर्म के अंदर trespass किया जा सकता है देखते हैं. Trespass to person, for instance, even causing slight harm. Yes, even causing slight harm to any person's body through assault or battery. Yes, किसी पर्सन को एक्स बाहर घूम फिर के वापस आया, वाई ने उसको धक्का देके, वाई ने उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया कि तुम 4 महीने से यहाँ पे नहीं थे और उसके पीछे से अब ये घर मेरा हो गया है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्स को चोट भी लगी और उसका लीगल राइट भी वायलेट हुआ है. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट केस इज सेइंग. Trespass to person, for instance, even causing slight harm to any person's body through assault or battery, or trespass to property, which means ये तो towards a person's body हुआ, right? ये क्या हुआ, towards person's body. अब आता है आपका property का. Trespass to property, which means and includes trespass to chattels, that is movable property, or trespass to immovable property, typically applies to tangible property and allows owners of such property to seek relief when a third party intentionally, carelessly or recklessly interferes or intermeddles in the owner's possession over such movable or immovable property. एक्स आया, एक्स को धक्का देके बाहर निकाल दिया कि अब ये घर मेरा है, तो दिस फॉल्स इन फर्स्ट केस. द सेकंड केस इज दैट एक्स बोलेगा ये घर तुम्हारा कैसे है, ये घर तो मेरा है, इसकी ओनरशिप मेरे नाम की है. वाई उसको गलत पेपर दिखाता है, सी ये तो मेरे नाम की है. अब सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि ये तो सेकंड पॉइंट है कि इसके अंदर जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जो हाउस था और उसके अंदर की जितनी टैंजिबल चीजें थी वो इंटेंशनली धोखे से वाई ने अपने नाम करवा दी थी. राइट. अब बच्चों यहाँ पे तो न्यूसेंस भी हो रहा है, मार धाड़ हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, राइट, और यहाँ पे इंजरी भी हो रही है. बट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेसपास एंड न्यूसेंस. क्या क्या है? Trespass is direct physical interference with the plaintiff's possession. Yes, with the plaintiff's possession of land through some material or intangible object. Nuisance on the other hand is an injury to some right. Yes, it is an injury to some right. यहाँ पे possession of land पे injury interference होता है, यहाँ पे right की injury होती है. Accessory to possession but not the possession itself. For instance, a right of way or light is a right over property not amounting to possession of it, and hence disturbance of it is a nuisance and not trespass. Simple entry on another's property without causing him any other injury would be trespass. Yes, in nuisance, injury to the property of another or interference with his personal comfort, right? Interference with his personal comfort or enjoyment of property is necessary. If interference is direct, the wrong is trespass. If it is consequential, it amounts to nuisance. For instance, planting a tree on another's land is trespass, whereas when one plants a tree over his own land and the roots or branches project into or over the land of another person, this act is a nuisance. समझ में आया? तो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, राइट, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए किसके, दैट इज जो रॉन्ग डन टू द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन. चल, अब जब रॉन्ग हुआ है तो उसके अगेंस्ट बच्चों कुछ डिफेंसेस भी अवेलेबल होंगे,
राइट जब रॉन्ग हुआ है तो उसके अगेंस्ट कुछ डिफेंसेस भी अवेलेबल होंगे. क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल है देख लेते हैं. जनरल डिफेंसेस. Although particular specific torts may have a particular special defenses such as truth and fair comment to defamation, still there are certain general defenses which are applicable to all torts. They are as follows. क्या क्या है? चलो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है. फर्स्ट है बच्चों आपका voluntary non-fit injuria. He who consents cannot claim. Yes, अगर किसी ने अपना कंसेंट दिया है, yes, अगर किसी ने अपना कंसेंट दिया है तो वो पर्सन लाइबल किसी और को नहीं ठहरा सकता. दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम सेज. दिस मैक्सिम इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. दैट इज अगर किसी की कंसेंट है, किसी भी चीज के लिए कंसेंट है तो वो पर्सन कंप्लेन नहीं कर सकता, भले ही उसके अंदर अगर उसका लीगल राइट वायलेट हो रहा हो या उसको डैमेज हो रहा हो. जो डिपेंडेंट है वो तो यही कहेगा कि सर जज साहब इसमें इसका कंसेंट था, इसने हाँ भरा था इसलिए हमने ऐसा किया. राइट चलो देखते हैं. द मैक्सिम लिटरली मीन्स दैट to which a man consents cannot be complained of as an injury. A person who has voluntarily agreed to suffer harm cannot claim damages for such harm. This consent to suffer harm can either be expressed or even implied. However, such consent must be given freely and not obtained by fraud or any other legal means. देखते हैं. Example 1. Santosh is playing volleyball with his friends in a playground. He is hit by a ball on his eye and bleeds profusely. In this case, Santosh cannot sue anyone in the playground as he voluntarily exposed himself to take any risk that the game would expose him. Right? अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरली एग्री किया है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ही जिम्मेदार होऊंगा. So in that case, the defendant cannot be held liable for the act. Yes. Example 2 क्या है बच्चों? The plaintiff was a spectator at a motor car race. Right? Due to a collision between two racing cars, one of it rammed into the spectator's stand and injured the plaintiff. The court held that the organizers were not liable as the plaintiff impliedly took the risk of such injury. Yes. चलो तो हमने पढ़ा कि डिफेंसेस, जनरल डिफेंस क्या अवेलेबल है. नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि डिफेंडेंट लायबल होता है एक्ट के लिए, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर किसी भी एक्ट के अंदर कंसेंट है, किसी भी एक्ट के अंदर अगर कंसेंट है तो वो जो प्लेंटिफ है वो कंप्लेन नहीं कर सकता है. कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है. लेकिन बच्चों इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस है. क्या है वो देखते हैं. रेस्क्यू केसेस. क्या होता है बच्चों रेस्क्यू केसेस देखते हैं. When the plaintiff voluntarily undertakes a risk to rescue somebody from an imminent danger created by the wrongful act of the defendant cannot set up the defense of voluntary non-fit injuria against the plaintiff. Right? जब प्लांटिफ ने वॉलंटरली अंडरटेक किया कि किसी को वो रेस्क्यू करेगा. रेस्क्यू मींस किसी को बचाने वाले केसेस. राइट? रेस्क्यू करते ना कि कोई गिर रहा है उसको बचाना, दैट इज रेस्क्यू. तो अगर किसी प्लांटिफ ने वॉलंटरली अंडरटेक किया है, वो अपनी जान पे खेल के किसी को बचाने गया है किसी डेंजर से जो क्रिएट हुई है बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट यहाँ पे ये मैक्सिम यूज नहीं कर सकता है बच्चों. वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अगेंस्ट द प्लांटिफ. वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसके अंदर कंपनी वर्कर्स को अगर काम पे आ रहे हैं और वहां पे उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कंपनसेशन मिलता है. तो यहाँ पे जो कंपनी है, राइट, यहाँ पे जो कंपनी है वो ये नहीं बोल सकती है कि सर वर्कर का नेग्लिजेंस था, उसके पार्ट पे नेग्लिजेंस था, उसने ढंग से काम नहीं किया, तो वी आर नॉट हेल्ड लायबल फॉर दिस एंड वी आर नॉट गोइंग टू पे कंपनसेशन फॉर इट. राइट? तो यहाँ पे जो कंपनी होती है वो ये मैक्सिमम यूज नहीं कर सकती डिफेंस के लिए. दैट इज वॉलंटरी नॉन फिट
injuria. So these were the two exceptions of the cases of the maxim, that is voluntary non-fit injuria. First is the rescue cases and second is the Workmen Compensation Act. Right. Second general defense available is inevitable accidents. राइट, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट हो गया है लेकिन उसके अंदर गलती प्लांटिफ की भी थी या उसका कंसेंट था कि अगर एक्सीडेंट होगा तो जिम्मेदारी मेरी है, तू कार चला. सो इन दिस केस द डिपेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लायबल. देखते, इनएविटेबल एक्सीडेंट इज सच वेयर द इंजरी could not have been avoided despite reasonable care on the part of the defendant. इंजुरी होगी ही होगी, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इसमें तुमको लगेगी. इस केस के अंदर तुम्हारा कुछ ना कुछ डैमेज होगा ही होगा. राइट. एक्सीडेंट इन ऑर्डर टू बी प्लीडेड एज डिफेंस मस्ट बी अनएक्सपेक्टेड, unavoidable and without a slight amount of human negligence. It must be pure accident. बच्चों, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स के अंदर ये मार्क कर लेना कि जो एक्सीडेंट होता है इसके अंदर डिफेंस तभी मिलेगा जब वो एक्सीडेंट अनएक्सपेक्टेड होगा, जब वो अनअवॉइडेबल होगा या विदाउट अ स्लाइट अमाउंट ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस होगा. ये एक प्योर एक्सीडेंट होना चाहिए. The defendant has to prove that he neither intended to injure the plaintiff nor had the means to avoid the injury by taking reasonable care. चलो देखते हैं एग्जाम्पल. One of the members of a shooting party accidentally shot at another member, mistaking his movement for that of an animal. The court held that injury was an accident. Right. Example 2. In a fight between two dogs, one belonging to the plaintiff and the other to the defendant, while trying to separate the dogs, defendant accidentally hit the plaintiff, who was standing close by, in his eye. Held the defendant was not liable as the injury to the plaintiff was the result of an accident. बच्चों, ये अनएक्सपेक्टेड था. राइट. फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर कोई शूटिंग पार्टी चल रही है जिसके अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर को एक्सीडेंटली शूट कर देता है. तो इस केस के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है, जो शूट हुआ है, वो अनएक्सपेक्टेड है, अनअवॉइडेबल है क्योंकि शूटिंग पार्टी चल रही है एंड यहाँ पे ह्यूमन का स्लाइट अमाउंट ऑफ नेग्लिजेंस भी नहीं है. सो इन दिस केस द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. सेकेंड केस, अगर दो, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई दो लोग हैं. राइट. X है and Y है. Right. X dog 1, he has dog 1 and he has dog 2. ये दोनों फाइट कर रहे, they are fighting with each other. अब क्या होता है, X और Y दोनों आते हैं, इन दोनों अपने अपने डॉग्स को छुड़वाने के लिए. इन दिस केस डॉग का जो Y का जो डॉग होता है वो X को बाइट कर लेता है. तो क्या बच्चों यहाँ पे X can sue Y? Can X can file suit against, can file a case against Y? No, because यहाँ पे जो ये एक्सीडेंट हुआ है, यस, यहाँ पे जो ये एक्सीडेंट हुआ है कि Y के डॉग ने X को बाइट कर लिया है. इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, इट वॉज अनअवॉइडेबल, right, and it was without a slight amount of human negligence. So Y cannot be held liable for such an accident. ठीक है. तो बच्चों, हमने दो डिफेंस डिस्कस किए. फर्स्ट डिफेंस वाज वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, दैट इज अगर किसी की कंसेंट है, अगर प्लांटिफ की कंसेंट है तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता है. सेकेंड हमने पढ़ा इनएविटेबल एक्सीडेंट अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, अनअवॉइडेबल होना चाहिए एंड इट शुड बी विदाउट अ स्लाइट अमाउंट ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस. इसका मतलब ये एक प्योरली एक्सीडेंट होना चाहिए. सो वहां पे डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर सच एन एक्सीडेंट. थर्ड बच्चों, Mistake is not usually a defense in tort. It's not good enough to say that you didn't know you were doing something wrong. This defense is generally used in case of malicious prosecution. Mistake of fact is an excuse while mistake of law is no excuse. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. राइट. फिर आता है हमारा प्राइवेट डिफेंस. हम करते हैं ना, दो हमारी और उसकी लड़ाई हो रही है, वी आर डिफेंडिंग, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज प्राइवेट डिफेंस. If one injures someone, right? If one injures someone or something that belongs to someone else, if one injures someone, या वो कुछ डैमेज कर देता है, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज जो किसी और को बिलोंग करती है, while defending self or own property, then one can be excused if the force used to protect self was reasonable. Yes, हम
हम जब भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे होते हैं, राइट, हम बहुत मेले में जाते हैं, यस, मेले में जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भीड़ में से निकालने की कोशिश करते हैं और उस भीड़ से अपने आप को निकालने की कोशिश में किसी को टक्कर लग सकती है, किसी को टक्कर लग जाती है. सो इन दैट केस यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज इट इज अ प्राइवेट डिफेंस. आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, राइट. For instance, if someone punches you in the stomach and you shoot him, this would be an excessive use of force which is not necessary for defending yourself. In other words, in case of imminent threat to life or property, use of force for defense of the same is justified. However, use of such force must be reasonable and should be in proportion to the requirement. ऐसा नहीं है कि आज किसी ने आपको थप्पड़ मारा और आप उसका मर्डर कर दो. So this is not justified कि भाई एक थप्पड़ के लिए तुमने उसको शूट ही कर दिया. There should be reasonable force and according to the force, according to the requirement, there should be private defense. देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लेना. Use of such force must be reasonable and should be in proportion to the requirement. Example 1. A threw a lighted firecracker aimlessly in a crowded marketplace. It was about to land on a sweet stall. The owner of the shop, acting in self-defense, quickly picked it and threw it. It fell on the plaintiff. Held that the sweet stall owner had acted in the private defense and hence not liable. Yes, तो प्राइवेट डिफेंस अगर अपने आप को बचाने के लिए आपने कुछ किया है, so that is called private defense and the defendant will not be held liable for this, right? चलो बाकी का लेक्चर बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी की चीजें.